हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइस सोल स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार। तो आज जो है गाइस मैं आपके लिए फिर दोबारा से क्लास 12 का गाइस हिस्ट्री का चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। चैप्टर नंबर 2 है गाइस आपका। चैप्टर का न्यू नेम आप देख सकते हैं, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास अभिलेख किस तरह कहानी बताते हैं। और इस चैप्टर का गाइस आपको बता दूं ये पार्ट 2 है। इससे पहले ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका। अगर आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक मिल जाएगा, पहले आप वो देखिए, ठीक है। और इसका पुराना नाम हुआ करता था, जैसे कि आपको पता होगा, राजा, किसान और नगर। तो इस चैप्टर में गाइस सेकंड पार्ट में सोडियम कहाँ से पढ़ने वाले हैं, कहाँ तक हम पढ़ेंगे, तो उसको जानने के लिए गाइस सबसे पहले हमें मुख्य बिंदु की तरफ जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि इस चैप्टर की हमने शुरुआत कहाँ से की थी और कहाँ से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेकंड पार्ट के अंदर जो है मेनली हम हड़प्पा सभ्यता के बाद का इतिहास देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में किस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था रहती है। तो अज्ञात काल के बारे में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा वैदिक सभ्यता के बारे में बताया था, और वैदिक के बाद गाइस क्या आता है, लोह युग आता है, जिसका टाइम पीरियड कितना माना जाता है, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी माना जाता है। और इसी में गाइस क्या होता है, लोहे का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और इससे क्या होता है, लोगों के जीवन में कई परिवर्तन आते हैं, जिससे क्या होता है, जनपद बनते हैं, जनपद से फिर महाजनपद बनने लग जाते हैं जब वो आकार में बड़े होते हैं। फिर मगध जो होता है सबसे शक्तिशाली बन जाता है, ये मैंने आपको बताया था क्यों बनता है, ये भी आपको बता दिया। और फिर हमने गाइस देखा था कि मौर्य साम्राज्य का किस तरीके से अभ्युदय होता है भारत में, जिसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं। उसकी जानकारी के जुटाने के स्रोत भी हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट में गाइस हम यहाँ से पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य के पश्चात भारतीय इतिहास क्या रहा था, मतलब मौर्य जब साम्राज्य का पतन हो गया तो किस तरीके से भारत की राजनीतिक व्यवस्था चल रही थी। तो मौर्य के बाद जो था कुछ छोटे छोटे राजवंश आते हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आपकी बुक में कहीं कहीं पर गाइस उनका जिक्र किया हुआ है, तो वहां पे आपको पढ़ते हुए डाउट ना हो, ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा वहां पे बताऊंगा। तो वो उन राजवंश के बाद गाइस क्या होता है, भारत में गुप्त साम्राज्य का अभ्युदय होता है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी टाइम पीरियड में गाइस हम बात करने वाले हैं दक्षिण के राजा, सरदार और सरदारियों के बारे में, जैसे चोल वंश क्या था, चेर वंश क्या था और पांड्य वंश क्या था, यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य गाइस हम थोड़ा सा दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में भी बात करेंगे। और इसी टाइम पीरियड में गाइस किस तरीके से राजा जो था ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देते थे, और राजा की समाज में क्या छवि थी, ये भी हम थोड़ा सा यहाँ पर देखने वाले हैं सेकंड पार्ट के अंदर, ठीक है। और बाकी जो हमारे 3 टॉपिक ये बच गए हम अपने थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। तो चलो हम अपना सेकंड पार्ट शुरू कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है कि मौर्य साम्राज्य के पश्चात भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए पहले। तो मैंने आपको बताया था गाइस सेकंड फर्स्ट पार्ट के अंदर कि 321 ईसा पूर्व में गाइस क्या होता है, कहीं कहीं पे 322 भी लिखा मिलता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, जो कि भारत का क्या है, सर्वप्रथम साम्राज्य माना जाता है सुव्यवस्थित रूप से, जिसकी स्थापना की गई थी। किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और उसके अंतिम शासक कौन थे गाइस, तो वो थे आपके बृहदत्त मौर्य। और वो गाइस कब तक रहते हैं, 185 ईसा पूर्व तक रहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था। तो गाइस क्या होता है, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है तो उसके बाद गाइस क्या होता है, भारत में विकेंद्रीकरण का दौर शुरू हो जाता है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि यहाँ पर जो था, भारत में कोई भी एक सुव्यवस्थित साम्राज्य नहीं रहा था जो भारत की राजनीतिक गति को चलाए, बल्कि छोटे छोटे राजवंश जो था उभर के आ चुके थे, जो भारत में राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे थे। और इसी व्यवस्था को गाइस हम क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। मतलब सत्ता जो थी अब किसी एक के हाथ में नहीं थी, अलग अलग हाथों में चली गई थी, छोटे छोटे राजवंश उभरने लगे थे, ठीक है। जैसे कि मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश आए थे, ठीक है, फिर कर्ण वंश आए थे, फिर सातवाहन वंश आए थे। ये आपको बताऊंगा कहाँ पे इनकी लोकेशन थी, मेरे एग्जाम के टाइम में इनकी लोकेशन पूछी गई थी मैप में। चेदी वंश आए थे, ठीक है। तो छोटे छोटे राजवंश जो थे भारत की राजनीतिक सत्ता को संभाल रहे थे। और जब ये इस सत्ता को संभाल रहे थे तो इसी टाइम पीरियड को गाइस हम क्या बोलते हैं, विकेंद्रीकरण बोलते हैं। मतलब सत्ता किसी एक के पास नहीं रही, आप देख सकते हैं मौर्य की तरह, बल्कि छोटे छोटे राजवंशों के हाथ में आ गई थी। और इसी के जस्ट बाद गाइस क्या होता है, भारत में जब विकेंद्रीकरण का दौर रहता है, कोई भी सुव्यवस्थित साम्राज्य नहीं रहता, तो इसी स्थिति का फायदा उठाकर गाइस क्या होता है, कुछ विदेशी जनजातियां जो होती है भारत के कुछ क्षेत्रों पर आक्रमण करके यहाँ पर अपने छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना शुरू कर देती हैं। जैसे हिंदू यूनानी वंश आए थे, ये भी गाइस थोड़े सिक्के बनाते हैं यहाँ पे, जैसे उनके नाम और उनकी प्रतिमा के साथ सिक्के चलाए गए थे, इनके बारे में बताऊंगा। फिर शासक भी आते हैं, ये विदेशी जनजातियां हैं, ठीक है। पल्लव वंश आते हैं, कुषाण वंश आते हैं। तो ये गाइस कुछ विदेशी जनजातियां थी जिन्होंने भारत में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था का लाभ उठाते हुए जो था भारत के कुछ हिस्सों में आक्रमण करके अपने साम्राज्य की स्थापना करनी शुरू कर दी थी, और ये कुछ समय तक रहे थे। और इनके जस्ट बाद आया था गाइस भारत का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य, जो कि कौन सा था, गुप्त साम्राज्य। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ से आप थोड़ा सा समझ गए डिटेल में कि मौर्य वंश के बाद गाइस क्या हुआ, विकेंद्रीकरण का दौर शुरू हुआ। मतलब सत्ता थोड़े थोड़े राजवंशों के हाथों में चली गई। पहले कुछ जो था भारत के राजवंशों के हाथों में गई, फिर कुछ विदेशी जनजातियां भी भारत में आक्रमण किया, और उसके बाद गाइस जब इनका खात्मा हुआ तो भारत में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हो गई। यहाँ से गाइस मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि आपको जो बीच बीच में नाम दिए गए हैं, जैसे हिंदू यूनानी शासक, कुषाण वंश, इनको लेकर जो है गाइस आप कंफ्यूज रहो,
कि हमने तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी, मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो अभी एकदम से ये कहाँ से आ गया, अभी ये कौन होते हैं, ये वंश कहाँ पे था, तो ये आपको डाउट ना रहे। और दूसरा, आप इतिहास को एक क्रमवार तरीके से पढ़ना शुरू कर दो गाइस, ठीक है। और आप जो है इतिहास पे क्रमवार रूप से जो है एक प्रॉपरली पकड़ बना लो। इसलिए भी गाइस मैंने आपको जो है यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में खोल के बताया है, क्योंकि गाइस इन्फॉर्मेशन कभी भी जो है छोटी नहीं होती, कभी भी खराब नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि ये नॉलेज हमें नहीं चाहिए, हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो इतिहास को गाइस जिस बच्चों को अच्छी लगती है, तो मुझे पता है कि उनको ये चीज पढ़ के बहुत ज्यादा मजा आया होगा, ठीक है। अगर आपको गाइस यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये याद रखनी है तो रखिएगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपकी बुक में थोड़ा सा कुषाण के बारे में दे रखा है। अब इसलिए मैंने बताया कि जगह जगह पे जहाँ पे छोटे छोटे वंशों के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पे पढ़ते हुए आपको डाउट ना हो। तो कुषाण कौन थे, ये कनिष्क कौन था गाइस, तो कनिष्क जो था गाइस इस कुषाण वंश जो कि विदेशी जनजाति थी, इसका एक शक्तिशाली शासक था। इसने क्या करा था गाइस, सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो था सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए थे, जैसे कि हम अपने थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे कि 600 शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 600 शताब्दी ईस्वी के मध्य किस तरीके से भारत में ट्रेड सिस्टम यानी कि व्यापार व्यवस्था चलती थी, ठीक है। तो यहाँ से समझ गए कनिष्क कौन था, एक कुषाण की जनजाति थी विदेशी, उसका सबसे शक्तिशाली शासक था जिसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। अब बात कर लेते हैं अब अपने गुप्त साम्राज्य के बारे में, जिसके बारे में थोड़ा सा आपको अपनी बुक में दे रखा है। गुप्त साम्राज्य क्या है गाइस, भारत के मौर्य साम्राज्य के जस्ट बाद गाइस भारत में जो दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य अस्तित्व में आया था उसे हम क्या बोलते हैं, गुप्त साम्राज्य बोलते हैं, जिसकी स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त ने की थी। आपकी बुक के रिलेटेड है, यहाँ से ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त थे, जिसकी स्थापना कहीं कहीं पे आपको 240 लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पे 275 लिखा मिलेगा। इन दोनों डेट को छोड़कर आपको डायरेक्टली याद रखना है, लगभग 34 शताब्दी ईस्वी के मध्य जो था श्रीगुप्त ने किसकी स्थापना की थी, गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि भारत का क्या था गाइस, दूसरा सुव्यवस्थित साम्राज्य था। और इसकी स्थापना मैंने आपको बता दिया श्रीगुप्त ने की थी, ठीक है, ये आप समझ गए। और ये जो था साम्राज्य का यहाँ से लेकर आप देख सकते हो, ये इसका पूरा मैप है, यहाँ से लेकर गाइस भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से लेकर भारत के पूर्वोत्तर फिर दक्षिण के कुछ हिस्सों तक जो था ये साम्राज्य फैला हुआ था। जबकि हमने मौर्य साम्राज्य देखा था वो इनसे भी ज्यादा व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था। तो यहाँ से आप समझ गए गुप्त साम्राज्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य है, जिसकी स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त ने की थी, ठीक है। अभी साम्राज्य का आपकी बुक में स्रोत के बारे में बात कर रखी है कि कहाँ से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो अभिलेखों से मिलती है। अभिलेख मैंने आपको बता दिया कि पत्थर धातु या किसी सतह पर जो खुदे हुए लेख होते हैं अभिलेख कहते हैं, तो इससे गाइस हमें इनके बारे में पता चलता है, सिक्कों से पता चलता है, साहित्य से पता चलता है, यानी कि कुछ रिटर्न में डॉक्यूमेंट मिले, प्रशस्तियां यानी कि प्रशंसा पत्र यानी कि प्रशंसा लेख जिसमें राजा की प्रशंसा की जाती है उसे प्रशस्ति बोलते हैं। इन सारी चीजों से क्या है, हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलता है कि भारत में जो था इस तरीके से दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य अस्तित्व में आया था, जिसकी स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त ने की थी। और लगभग जो था वैसे 6ठी शताब्दी ईस्वी तक रहा था। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। ये मैंने इस नोट में जो लिखा हुआ है ये आप थोड़ा सा याद रख लेना कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था जिसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। और इसके पतन के पश्चात क्या हुआ, भारत में अगेन जो था विकेंद्रीकरण का दौर शुरू हो गया। विकेंद्रीकरण का मतलब मैंने आपको बता दिया कि सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं रहेगी, बल्कि छोटे छोटे राजवंशों के हाथों में वो चली जाती है और वो क्या करते हैं, सत्ता को आगे संचालित करते हैं। अर्थात छोटे छोटे राजवंशों का जो था भारत की अगेन राजनीतिक क्षितिज पर उदय हुआ था। यहाँ से समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए, इससे ज्यादा तो हमें किसी ने बताया भी नहीं होगा, ऐसे समझ गए बिल्कुल। इसी तरीके से गाइस आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है बहुत डिटेल में बताया, प्रॉपरली बताया। अब यहाँ पे गाइस आपका मैंने थोड़ा सा एक पैसेज लिया फोटो क्लिक करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस आपके इतिहास की जो बुक में पैसेज इस तरीके से दे रखे होते हैं ना, यहाँ से गाइस आपके मैप ये पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं। और जो आपके सपोर्ट मटेरियल के ऊपर इनमें जो क्वेश्चन आंसर बना के दे रखे हैं डिट्टो क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं सपोर्ट मटेरियल के। आप जब भी प्रैक्टिस करोगे इन पैसेज की तो आप जैसे वो बता रखे हैं वैसे ही आप प्रैक्टिस कर लेना। जहां जहां पे थोड़े आपको अध्यापक जैसे मैं आपको बताऊंगा गाइस कहाँ पे आपको थोड़ा चेंजेस करना है तो वहां पे आप उसको चेंजेस कर लेना, क्योंकि ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पैसेज हिस्ट्री के अंदर। यहाँ से गाइस आपको एक तरीके से फ्री के नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो पैसेज जहां जहां से गाइस मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता चलूंगा वो आपको याद रखने हैं। मैंने आपकी बुक से फोटो क्लिक करी है फोन से, तो गाइस आप देख सकते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। प्रशस्ति अब ये क्या है, इसके अंदर क्या बताया गया, ये समझाने से पहले आप समझो सबसे पहले प्रशस्ति का मतलब। प्रशस्ति का मतलब होता है गाइस एक ऐसा लेख, ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट जहां पर गाइस क्या होता है कि राजा के जो राजकवि होते हैं वो केवल अपने राजा की प्रशंसा करते हैं, मतलब उनकी प्रेज करते हैं, उनके बारे में केवल अच्छी बातें ही लिखते हैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट में, उसे हम क्या बोलते हैं गाइस, प्रशस्ति बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर गाइस किसके बारे में बता रखा है, समुद्रगुप्त के बारे में बता रखा है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है इस पैसेज से रिलेटेड
कि जो समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है इसकी रचना किसने की थी, तो इसके रचनाकार थे समुद्रगुप्त के राजकवि थे हरिशेन। ये आपको नाम दिमाग में बिठा लेना है, 1 नंबर में या पैसेज के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। तो इस प्रशस्ति के गाइस कवि कौन थे, तो हरिशेन थे। इसमें किसके बारे में बताया गया गाइस, तो समुद्रगुप्त के बारे में इसके अंदर पूरा बताया गया है। आप देख सकते हैं समुद्रगुप्त के अंदर इसके बारे में बताया गया। समुद्रगुप्त की जो है इसके अंदर प्रशंसा की गई है, जो किसके राजा थे, गुप्त साम्राज्य के राजा थे, ठीक है। इसके अंदर गाइस क्या बताया गया, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। पहला तो ये पूछता है कि इसके राजकवि कौन थे, तो हरिशेन थे। दूसरा इसके अंदर किसके बारे में बताया गया, समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया। और जो 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है ना, उसमें ये पूछ लेता है कि समुद्रगुप्त की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करे। तो क्या बताया गया कि धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, मतलब उनको हराने वाला कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। उनके गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैरों के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। मतलब वो इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने क्या करा, अन्य राजाओं को भी हरा दिया। वे परमात्मा पुरुष हैं, सादे भलू, ठीक है, भले, समृद्धि और असाधु बुरे के विनाश के कारण है। मतलब कोई अच्छा है तो उनके साथ अच्छे हैं, बुरा है तो वो बुरे हैं। तो इस तरीके से गाइस आपको प्रशंसा वाला भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है पैसेज के अंदर, तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी इसकी प्रशंसा पढ़ के वहां पे लिख देनी होती है। तो यहाँ से आप समझ गए समुद्रगुप्त का ये जो प्रशस्ति वाला मैंने आपको पैसेज बताया इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको याद रखना है। अब इसको गाइस एक नाम से जाना जाता है, इस प्रशस्ति को बोला जाता है इलाहाबाद स्तंभ लेके नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको नाम यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। पैसेज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और जिन जिन चैप्टर में गाइस इस तरीके के पैसेज आते जाएंगे इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता जाऊंगा, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अभी तक हमने गाइस पढ़ा उत्तर भारत के बारे में, यानी कि अगर आपको मैप के अकॉर्डिंग दिखाऊं तो यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा, यानी कि इस टाइम यहाँ तक के बारे में गाइस हम पढ़ चुके हैं कि इस तरीके से गाइस क्या था। सबसे पहले मौर्य वंश आए, फिर हमारे गाइस कौन आए, छोटे छोटे राजवंश आए, फिर हमारे वंश आए गुप्त साम्राज्य आया, राइट, हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं गाइस अपने दक्षिण के बारे में। अब दक्षिण आपको पता है कहाँ पर है, तो दक्षिण गाइस आपका जो नीचे का हिस्सा है ना, ये भारत का दक्षिण भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस कुछ छोटे छोटे राजवंश भी उभरे थे जो काफी ज्यादा संपन्न थे, अपनी विशेषताओं के आधार पर जो है गाइस वो जाने जाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे, इस वजह से गाइस हम उन्हें याद रखते हैं। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर दक्षिण के राजवंशों के बारे में जान लीजिए, किस तरीके से यहाँ पे राजवंश छोटे छोटे थे जो शासन व्यवस्था को संचालित करते थे। और ये हम बात कर रहे हैं, आपको पता होगा 600 शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 600 शताब्दी ईस्वी के मध्य बात कर रहे हैं कि दक्षिण भारत में कुछ राजवंश भी इस टाइम पीरियड में थे, ठीक है। जैसे चोल वंश थे गाइस, चेर वंश थे, पांडे वंश थे। अब ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो गाइस राजा थे अपने अपने शासनकाल के दौरान जो था उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए हैं, और उनकी व्यवस्था कैसी थी थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं। तो भारत के गाइस ये राज्य जो था काफी संपन्न थे, मतलब आर्थिक रूप से काफी अमीर थे ये, ठीक है। और इनमें से चोल साम्राज्य, ये आप देख सकते हैं जो चोल साम्राज्य है मुख्यतः दक्षिण भारत में गाइस विशाल मंदिरों के निर्माण और उन पर की गई स्थापत्य कला और नक्काशी के लिए जाना जाता है। मतलब जो दक्षिण भारत में गाइस मंदिर बना रखे हैं ना बड़े बड़े, तो कहीं ना कहीं इन राजा के द्वारा, जो चोल सम्राट थे, सबसे ज्यादा मंदिर जो है इन्हीं के राजा द्वारा बनाए गए थे। और जो विजयनगर के शासक थे उन्होंने क्या करा था, जो इन शासकों द्वारा मंदिर इस क्षेत्र में बनाए गए थे उन्हीं को आगे जाके जो था उन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। तो इस तरीके से गाइस हम इन्हें याद रखते हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो था विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। कुछ विद्वानों द्वारा इन्हें सरदार तथा सरदारी कहकर भी संबोधित किया गया। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सरदार किन्हें कहा जा रहा है, इतिहासकारों द्वारा गाइस इन्हें सरदार, उनका जो सिस्टम था उसी को सरदारी कहकर संबोधित किया गया है, जो कि एक शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था। सरदार अर्थात राजा का पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था। वंशानुगत का मतलब होता है कि अगर राजा मर गया तो ये जरूरी नहीं है कि उसका बेटा ही गद्दी संभालेगा, मतलब वही राजा बनेगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि राजा मरने के बाद जो है वो उसका कोई और व्यक्ति जो उसका बेटा राजा दूसरा व्यक्ति बन जाए, ये भी जरूरी नहीं था। चाहे तो उसका बेटा बन सकता था, कोई और शक्तिशाली व्यक्ति जो साम्राज्य का शासन को चला सकता था वो जो था राजा बन सकता था, ऐसी व्यवस्था थी, ठीक है। और सरदार के समर्थक यानी कि फॉलोअर जो होते थे इसके परिवार के लोग होते थे इस टाइम पीरियड में दक्षिण भारत में। और सरदार के मुख्य कार्य लोगों के झगड़े को सुलझाना, मध्यस्थता की भूमिका निभाना और युद्ध का नेतृत्व करना होता था। मेनली गाइस राजा यही काम करता है, लोगों के लड़ाई झगड़े को सुलझाना, अपनी राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करना, युद्ध होते हैं तो युद्ध में भाग लेना, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। दक्षिण भारत में इस तरीके के साम्राज्य अस्तित्व में रहे थे 600 शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 600 शताब्दी ईस्वी के मध्य। तो आप इनकी लोकेशन देख लीजिए, मैप में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। चोल वंश की लोकेशन गाइस आपकी ये है, आपकी बुक में मैप भी दे रखा है, वहां से देख लेना, मैंने हैंडमेड बना रखा है, ठीक है। और पांडे वंश गाइस आपके तमिलनाडु साइड में थे, और चेर वंश जो है गाइस आपके इस साइड में थे, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों की लोकेशन है, ये थे गाइस आपके सातवाहन वंश, और यहाँ पे थे गाइस आपके शक शासक, ठीक है। मेरे टाइम पे शक शासक से गाइस क्वेश्चन आया था मैप के अंदर, तो ये आपको याद रख लेने हैं थोड़े से। यहाँ से गाइस मैप में क्वेश्चन पूछ लिया
जाता है। तो जो मैंने आपको बताया दक्षिण के बारे में, आपको थोड़ा सा इतना ही पढ़ना है कि राजवंश क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो था काफी ज्यादा संपन्न राज्य थे। इन्होंने जो था अपने अपने शासनकाल में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे और किस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था चलती थी वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इनके बारे में गाइस हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो संगम ग्रंथ से मिलती है। संगम ग्रंथ क्या है गाइस, एक तमिल साहित्य है, ठीक है। तो इसमें गाइस बहुत सारे तमिल जो रचनाकार थे, ठीक है, कवियों की इसके अंदर कहानियां वर्णित है, ठीक है, संगम के अंदर, संगम ग्रंथ के अंदर। तो इन्हीं से गाइस हमें इनके बारे में पता चलता है। तो हमें जो है दक्षिण भारत में चोल वंश, पांडे वंश, चेर वंश रहे थे इस टाइम पीरियड में, इस ग्रंथ से ही हमें इसके बारे में पता चलता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस टाइम पीरियड में जो था राजा क्या किस तरीके से कार्य करते थे। तो राजा जो था इस टाइम पे क्या करते थे, अपनी उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए जो था स्वयं को देवी देवताओं के साथ जोड़ने का प्रयत्न करते थे। मतलब वो क्या करते थे, अपने साथ क्या करते थे, अपनी मूर्तियों को जो था राजा की जो भगवान की मूर्तियां होती थी उनके साथ वो रखते थे मंदिरों में, ताकि वो लोगों को यह विश्वास दिला सके कि हमें जो है देवी देवताओं ने भेजा है आपके लिए, आपका शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, आपका भला करने के लिए, ताकि आप जो है हमारा समर्थन करें और हमारा फॉलोअर जो है बन के रह सके। इसलिए गाइस क्या करते थे, वो अपने आप को देवी देवताओं के साथ वो जोड़कर दिखाते थे, ताकि वो लोग जो है उन पे बिलीव कर सके कि आपको जो है भगवान ने ही जो है देवी देवता ने हमारे लिए भेजा है कल्याण के लिए। तो ऐसा गाइस कुषाण शासकों ने किया था। उन्होंने क्या करा था, जो देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी गाइस, उनकी मूर्तियों के साथ जो था मंदिरों में अपनी मूर्तियां भी लगवा दी थी। अब मैंने कुषाण के बारे में, विदेशी जनजाति के बारे में इसलिए बताया क्योंकि जगह जगह पर गाइस आपको छोटे छोटे राजवंशों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे गाइस कंफ्यूजन ना हो इस वजह से ही मैंने आपको बताया था। आई बिलीव आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो शासकों ने गाइस ऐसा किया था, कुषाण शासकों ने, ठीक है। इनकी जो मूर्तियां थी गाइस कई देवी देवता के साथ लगी पाई गई है। जैसे उत्तर प्रदेश के एक मंदिर में हमें मिली है, अफगानिस्तान के एक मंदिर में मिली है, जहाँ पे कुषाण शासकों ने क्या करा है गाइस, अपनी मूर्तियों को देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ जोड़कर रख दिया है। अब इससे क्या पता चल रहा है कि ये भी जो है देवी देवताओं के समान है, ठीक है। इस तरीके से करते थे, क्यों करते थे, ताकि इनका जो है जनता समर्थन कर सके। और इस समय गाइस राजा, इस समय तक राजाओं के अधीन कई सामंत होते थे जो राजाओं को उनके क्षेत्र में भूमि कर वसूल कर दिया करते थे। अब सामंत कौन होते हैं ये जान लीजिए। राजा है गाइस आपका, ये मान के चलिए राजा का बहुत बड़ा साम्राज्य होता था। अब राजा गाइस अपने हर क्षेत्र में जाकर तो शासन व्यवस्था को संभालेगा नहीं, हर क्षेत्र में जाकर वो कर तो ले नहीं पाएगा इतने बड़े क्षेत्र में। तो वो क्या करता था गाइस, अपने जो साम्राज्य के कुछ क्षेत्र होते थे ना, उसको कुछ व्यक्तियों को दे देता था, जहां से वो उसके लिए कर वसूल के देते थे। वहां पर वो जो था इनडायरेक्टली रूप से राजा के अधीन रहकर उन क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को संचालित करवाते थे। उन्हें हम क्या बोलते थे गाइस, सामंत बोलते थे, ठीक है। और इनमें से कुछ शक्तिशाली सामंत होते थे, उन्होंने क्या करा गाइस, अपना साम्राज्य ही खड़ा कर लिया था। मतलब राजा ने मान के चलो इस टाइम पीरियड में किसी सामंत को ये वाला क्षेत्र दे रखा था, अब वो बहुत पावरफुल हो गया, तो उसने क्या करा, जो राजा का जो क्षेत्र था वहां से अपने आप को अलग करके अपना खुद का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। तो ऐसा कौन करता था, जो शक्तिशाली, जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता होती थी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा साहस होता था राजा को चुनौती देने का, वही सामंत ऐसा कर पाते थे इस टाइम पीरियड में। अब बात कर लेते हैं इस बदलता हुआ देहात। यहाँ पर हम सिर्फ यही पढ़ने का प्रयत्न करेंगे कि इस टाइम पीरियड में जनता अपने राजा के बारे में क्या सोचती थी, राजा की जनता के संदर्भ में जो था नजरों में क्या स्थिति थी, ठीक है। तो आम जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी, इसको जानकारी जुटाने के लिए गाइस क्या करते हैं, इतिहास पर जातक कथा और पंचतंत्रों का सहारा लेते हैं, ठीक है। गंत तिंदु नामक एक ये जातक कथा है। इसमें यह बताया गया है कि प्रजा के अनुसार उनका राजा काफी ज्यादा बुरा था और वही उनके तमाम दुखों का कारण था, क्योंकि उनसे वह बड़े बड़े करों की मांग करता था। अगर आप अपनी बुक अच्छे से पढ़ोगे तो इसका जो जातक कथा से लेके जो गणतिंदु कहानी है ना, इसके बारे में डिटेल में बता रखा है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, यहाँ से कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं आता। ये कहानी यहाँ पर बताने का मेन मकसद आपके लिए यही है कि आप समझ पाओ कि इस टाइम पीरियड में जनता अपने राजा को कितना रिस्पेक्ट देती थी या नहीं देती थी। जनता जो थी कहीं ना कहीं अपने राजा को बुरा मानती थी, क्यों, क्योंकि वो जो था बड़े बड़े करों की मांग करता था, ठीक है। अब जब वो करों की मांग करता था तो क्या करती थी, जनता जंगलों में भाग जाती थी, क्योंकि भाई उनके पास इतना कर होता नहीं था, कहाँ से देंगे। परंतु कुछ किसान उनमें से ऐसे थे जो नहीं डरे, उन्होंने क्या करा, करों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या करा, बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कुछ उपाय खोज निकाले, ठीक है। कृषि व्यवस्था उन्होंने करनी शुरू कर दी। जब वो कृषि करेंगे तभी तो अधिक मात्रा में राज्यों को कर दे पाएंगे। तो इसी टाइम पीरियड में गाइस क्या हुआ, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य जो था कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा बहुत तरीके के प्रयास किए गए। अब यहीं से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है आपका, जो कई बार पूछ भी दिया जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य जो था कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस तरीके के किसानों द्वारा जो था प्रयास किए गए थे, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए अब अच्छे से।
इस टाइम पीरियड में गाइस क्या हुआ, जब राजा ने बड़े बड़े करों की मांग करनी शुरू कर दी तो कुछ लोग जंगलों में भाग जाते थे, कुछ लोग क्या करते थे गाइस, इन मांग को पूरा करने के लिए आइडियाज खोजने लगे थे कि हम किस तरीके से अपना कृषि उत्पादन को बढ़ाएं कि हम राजा की जो मांग है उसको फुलफिल कर पाए। तो कुछ किसानों ने क्या करा गाइस, हलों से कृषि करना शुरू कर दिया। अब हल से कृषि करेंगे तो अत्यधिक मात्रा में जल्दी से हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो ये उपज बढ़ाने का गाइस एक तरीका था। प्रारंभ में लोगों ने क्या करा गाइस, गंगा और कावेरी नदी की घाटियों के समीप क्या करा, हलों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, ठीक है। और जहां वर्षा कम होती थी वहां लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग शुरू कर दिया था। जहां पे वर्षा कम होती थी वहां पे लोहे के फाल वाले हल, और जहां पे वर्षा अधिक होती थी, पानी की मात्रा सही थी, वहां पर क्या करा उन्होंने, डायरेक्टली लोहे हलों का प्रयोग करना शुरू करा। इससे क्या हुआ, कृषि उत्पादन बढ़ने लगा और वो राजा की मांग को कहीं ना कहीं पूरा करने लगे थे। अब कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जैसे पूर्वोत्तर का क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, मतलब पहाड़ी इलाका, जहां पर हल तो नहीं चल सकते हैं, तो वहां पे गए किसानों ने क्या करा, फसल को बढ़ाने के लिए अपनी कुदालों का प्रयोग शुरू कर दिया। इससे भी गैस क्या हुआ, पर्वतीय क्षेत्रों में भी जो था कृषि उत्पादन बढ़ने लगे थे और किसान जो था राजा की इस मांग को कहीं ना कहीं फुलफिल करने लगे थे। थर्ड, उन्होंने प्रयास किया था कृत्रिम सिंचाई। कृत्रिम सिंचाई का मतलब होता है कि मानव द्वारा अपने आप जो था खेतों के अंदर पानी ले जाने के लिए व्यवस्था जो डेवलप की गई थी उसे कृत्रिम सिंचाई बोलते हैं, ठीक है। जैसे माना जाता है इस टाइम पीरियड में राजा या कुछ प्रभावशाली लोग थे जिन्होंने सिंचाई हेतु नहरों, तालाबों तथा कुओं का निर्माण करवाया था और इस तरीके से क्या करा था, उन्होंने अपनी जो थी कृषि व्यवस्था को बढ़ाने में कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त की थी। जैसे आपकी बुक में एक सुदर्शन झील का उदाहरण भी दे रखा है, जो कि रुद्रदामन नामक एक राजा जो होते हैं वो इस झील का निर्माण कराते हैं। ये भी आपके पैसेज है आपकी बुक में, तो ये भी आप देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन ये बन ही जाता है, ठीक है। और एक आधी बार जो है मैंने इसको देखा भी है आपके प्री बोर्ड के अंदर और बोर्ड मिड टर्म के अंदर, कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य जो था कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा क्या प्रयास किए गए थे। तो ये 3 प्रयास आपको लिखने होते हैं। इस तरीके से आप उसकी व्याख्या करते हो कि हलों का प्रचलन शुरू कर दिया था, खुदालों का प्रयोग शुरू हो गया था और कृत्रिम सिंचाई जो थी अस्तित्व में आ गई थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम अपना अन्य टॉपिक, जो कि है आपका भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण। सम्राट का मतलब होता है थोड़े से अमीर लोग, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र के थोड़े अमीर लोग होते हैं उनको बोलते हैं सम्राट लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि राजा जो था इस टाइम पीरियड में भूमि अनुदान में क्यों देते थे। तो राजा जो था इसमें केवल ये बताया गया कि शासक लोग जो था ब्राह्मणों को भूमि दान में क्यों देते थे, जिसे अग्रहार कहा जाता था। क्यों देते थे वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए राजा क्या करते थे गाइस, कुछ क्षेत्र होता था सामंतों को दे देते थे, कुछ भूमिया क्या करते थे गाइस वो ब्राह्मणों को दे देते थे, क्योंकि ब्राह्मणों से वो कर नहीं लेते थे, ठीक है। तो ब्राह्मणों को गाइस वो जो भूमि का टुकड़ा दान में देते थे उसे हम अग्रहार बोलते थे। अब आपके पेपर में अगर पूछा जाए कि अग्रहार किसे कहा जाता है, तो राजा द्वारा जो ब्राह्मणीय लोग जो थे उनको जो भूमि दान में दी जाती थी उसे हम क्या बोलते थे, अग्रहार बोलते थे। इस बात के प्रमाण हमें अभिलेखों से मिलते हैं कि शासक वर्ग के लोग ब्राह्मणों को भूमि दिया करते थे, ठीक है। अभिलेखों से पता चलता है कि राजा इस टाइम पीरियड में भूमि देते थे। अधिकांश अभिलेख ताम्र पत्रों पर यानी कि तांबे पत्रों पर जो है मिले हैं, लेकिन इस काल में राजा के अलावा प्रभावती गुप्त नामक रानी ने भी, ये नाम जो मैंने रेड में करके लिखा हुआ है दिमाग में बिठा लीजिए, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में जो था गाइस प्रभावती गुप्त नामक एक रानी थी जिसने भूमि अनुदान में दी थी, जबकि धर्मशास्त्र अनुसार महिलाओं का भूमि पर कोई भी अधिकार नहीं होता था। अब ये थोड़ा सा समझो कि 600 शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर गए 600 शताब्दी ईस्वी के मध्य, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट के अंदर कि ब्राह्मणों ने क्या करा था, धर्मशास्त्र में अपने एक ग्रंथ की रचना कर दी थी जिसमें उन्होंने समाज के और राजा के लिए कुछ नियम बताए थे। जैसे राजा क्षत्रिय वर्ग का होगा उसका काम बताया था, व्यापारी शिल्पकारी से कर लेना होगा, और साथ ही साथ उनके उसमें जो था उन्होंने एक ये रूल भी बनाया था कि इस टाइम पीरियड में जो महिला होंगी वो संपत्ति नहीं रखेगी। संपत्ति का मतलब भूमि अपने नाम नहीं करवा सकती वो, ठीक है, किसी को दान में नहीं दे सकती, ये महिलाओं के अधिकार नहीं थे। महिलाओं को इस टाइम पीरियड में कमजोर समझा जाता था कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ गाइस कि जो धर्मशास्त्र एक ग्रंथ है ना उसको चुनौती दी थी प्रभावती गुप्त ने। ये रानी थी, महिला थी, इसने क्या करा, इस नियम को नहीं माना। क्यों नहीं माना, उसके इतिहासकारों की क्या मत है वो मैं आपको बताऊंगा, ये आप समझ लेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ आप ये याद रख लीजिए कि इसको जो था इसने चुनौती दी धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों को। इसने क्या करा, भूमि ली, संपत्ति रखी, अपने नाम रखी, और क्या करा इसने भी जो था अनुदान में दी, ठीक है। अब यहाँ से इसका पैसेज भी है, पैसेज से भी कई बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका पैसेज भी मैंने इसीलिए लिखा है यहाँ पे फोटो क्लिक करके लगाइए, ताकि आपको जो है इस पैसेज को ध्यान से अगर पेपर में आता है तो उसको पढ़ के आप अच्छे से आंसर कर पाए, ठीक है। इस पैसेज को आप ध्यान रखना, वो पढ़ लेना, जो इस पे क्वेश्चन बना रखे हैं सपोर्ट मटेरियल के अंदर वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से आप पढ़ लेना, ठीक है। तो प्रभावती गुप्त क्या थी, एक रानी थी जिसने धर्मशास्त्र जो ग्रंथ थे उसकी जो नियम थे उसकी अवहेलना करते हुए भूमि अनुदान में दी थी। अब प्रभावती गुप्त कौन थी, थोड़ा सा आप ये जानो,
फिर हम बात करेंगे कि इसने भूमि ऐसा दान में अनुदान में क्यों दी थी। तो प्रभावती गुप्त जो थी चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या थी, पुत्री थी। अब चंद्रगुप्त कौन है, ये गाइस आपका गुप्त साम्राज्य से संबंधित राजा है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या थी, पुत्री थी, जिसका विवाह जो था वाकाटक परिवार में हुआ। अब इसने भूमि अनुदान में क्यों दी थी, यहाँ पर केवल इतिहासकारों के मत है, तो वो आपको जानने। तो संभवतः ये आरंभिक भारतीय इतिहास में ऐसा करने वाली केवल एक ही रानी रही होगी। मतलब इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि भाई केवल एक ही ऐसी महिला थी, रानी थी, जिसने क्या करा था, इन ब्राह्मणी नियमों की अवहेलना कर दी थी। इसके अलावा कोई भी ऐसी रानी नहीं थी, कोई भी ऐसी महिला नहीं थी जिसने इन नियमों को चुनौती देने के लिए कोई सामर्थ्य जुटाया होगा। तो इसको वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई लेवल पे नहीं उठाते, ठीक है। तो यही मानते कि ऐसा करने वाली केवल एक ही रानी थी जिसने ऐसा कर दिया, कोई आम बात नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और धर्मशास्त्र के नियम भी शायद हर जगह एक समान रूप से लागू नहीं है। तो आप समझ गए कि ऐसा करने वाली केवल एक अकेली रानी रही होगी जिसने ऐसा कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। और शायद जो ब्राह्मणीय नियम थे वो हर जगह लागू भी नहीं होते थे, इस वजह से भी जो है इसने ऐसा कर दिया होगा। अब जो भूमि होती थी गाइस, भूमि के जो टुकड़े होते थे, राजा महाराजा कहीं कहीं पर तो किसानों को बड़े टुकड़े देते थे, ठीक है, ब्राह्मणों को, और कहीं कहीं पर जो था गाइस वो छोटे टुकड़े भी दान में दे देते थे। अब वो भूमि अनुदान में क्यों देते थे, तो यहाँ पे भी इतिहासकारों के मत है जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जान लीजिए भूमि अनुदान में क्यों देते थे। तो राजा ऐसा करके इस ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते थे, क्योंकि कृषि व्यवस्था बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, राजा को अधिक से अधिक मात्रा में कर मिलेगा। तो इसलिए वो क्या करते थे, भूमि देते थे कि किसान जो अधिक मात्रा में किसी कृषि कर पाए, उसको जो है कर मिल पाए। और राजा अपने सामंतों पर जब नियंत्रण ढीला पड़ने लगा था तो भूमि अनुदान करके वो अपने लिए समर्थन जुटाना चाहता था। जब उसके फॉलोअर कहीं ना कहीं कम हो जाते थे तो वो दान पुण्य करके कहीं ना कहीं आपको अपने आप को अच्छा दिखाता था। और जितना वो इस तरीके काम करेगा उतने ज्यादा उसके साथ लोग जुड़ेंगे तो क्या होगा, उसका समर्थन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो समर्थन पाने के लिए भूमि अनुदान में देता था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं, ठीक है। और शायद राजा अपनी भूमि अनुदान करके अपनी शक्ति एवं शान का भी जो था आडंबर रचते थे। मतलब कहीं ना कहीं वो जो था अपना दिखावा भी करते थे कि हम कितने अमीर हैं, ठीक है, हम कितना दान दे सकते हैं, हम कितना आपके लिए भला कर सकते हैं। तो इस तरीके का काम करने के लिए, दिखावा करने के लिए भी जो था कहीं ना कहीं राजा इस तरीके का काम करते थे। यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होता है, अब ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। भूमि अनुदान वाले में कि अग्रहार से पूछा जा सकता है, प्रभावती गुप्त कौन थी इससे पूछा जा सकता है, उसका विवाह कहाँ हुआ था, किसकी पुत्री थी, ठीक है, उसने भूमि अनुदान में क्यों दी थी, इतिहासकारों के क्या मत है। ये पैसेज से ही क्वेश्चन इस तरीके से बना के पूछा जाता है कि कौन थी, विवाह कहाँ हुआ था, उसने भूमि अनुदान में क्यों दी थी। पैसेज के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आता है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और राजा भूमि क्यों अनुदान में देते थे, ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रख लेना है। तो यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है। सेकंड पार्ट में गाइस हमने क्या पढ़ा, तो यहाँ पे एक बार मैं आपको दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ। हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात जो था कुछ छोटे छोटे राजवंश जो था अस्तित्व में आए थे, जैसे कर्ण वंश, ठीक है, आपका शक शासक, सातवाहन शासक, हिंदू यूनानी शासक, ये अस्तित्व में आए थे। और जब इनका साम्राज्य खत्म हुआ तो भारत में दोबारा से एक सुव्यवस्थित साम्राज्य की स्थापना हुई, गुप्त साम्राज्य। और उसी टाइम पीरियड में गाइस हमने थोड़ा सा वहाँ पे सामाजिक व्यवस्था को देखा कि समाज में जनता अपने राजा के प्रति क्या सोच रखती थी, और राजा इस टाइम पीरियड में भूमि अनुदान में क्यों देते थे। और प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताया, इंपॉर्टेंट पैसेज है। प्रभावती गुप्त के बारे में पैसेज बताया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस सेकंड पार्ट में गाइस आपको एक चीज और बता दूं, ये जो हमने पढ़ा आपकी बुक में, जितना भी हमने पढ़ा, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं पैसेज से ही बनते हैं और मैप से बनते हैं, तो प्लीज आप उनको याद रखना। अगर आपको डाउट है तो पिछले ईयर के पेपर उठा के आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाए क्वेश्चन जितना हमने पढ़ा यहाँ से इस तरीके से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे गाइस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर। कोई डाउट रहेगा कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलेंगे अपनी थर्ड पार्ट के अंदर, तब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।